हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आयुर सिलेबस। आज के इस सेशन में हम रोग निदान एवं विकृति विज्ञान प्रथम भाग जो है उसके चैप्टर के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कि हम हर दिन एक एक चैप्टर शॉर्ट में बुक में क्या दिया है और एग्ज़ाम में क्या आ सकता, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। पेपर 1 में हमें 28 चैप्टर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हम रोज़ एक एक चैप्टर, अगर छोटा होगा तो अगर थोड़ी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी तो 2 या 3 दिन में उसके पार्ट लेंगे। मतलब 40-50 डेज में पूरा रोग निदान कंप्लीट होने वाला है पार्ट 1। देखते हैं रोग निदान पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस फर्स्ट जो चैप्टर है उसको। तो उसके पहले ना जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है उसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है जो कि हमें थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल के हिसाब से भी और एग्ज़ाम के हिसाब से भी। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रोग निदान परिचय। उसमें दिया है हमें पहले तो देखते हैं कि रोग निदान का मतलब क्या होता है। रोग यानी कि व्याधि, कौन सा भी डिसीज़ उसको, और निदान का मतलब क्या है यहाँ पे, उस व्याधि को पहचानना, उस वो व्याधि कौन सा है ये हमको रोग निदान इस सब्जेक्ट के पढ़ाई करने से समझ में आता है। इसलिए सबसे पहला चैप्टर है रोग निदान परिचय। रोग निदान है क्या, तो यहाँ पर दिया है कि वस्तुतः रोग निदान एवं विकृति विज्ञान एक ही विषय है। रोग निदान एंड विकृति विज्ञान दोनों एक ही विषय है। रोग निदान में क्या होता है कि व्याधि का निर्णय विनिश्चय किया जाता है। रोग निदान रोग मतलब व्याधि, कौन सी व्याधि है, निदान मतलब वो क्या है एकदम उसको पहचानना। खांसी आ रही है तो खांसी के अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें से भी कौन सा रीज़न है, हमको क्यों खांसी आ रही है, वो व्याधि का विनिश्चय करना, वो है रोग निदान। उसी प्रकार विकृति विज्ञान जो है विकृति अर्थात विकार, व्याधि का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार पहले हम रोग निदान में व्याधि का विनिश्चय करते हैं, उसके बाद विकृति विज्ञान में क्या करते हैं, हम जो विकार व्याधि हमने पहचाना उसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो विकृति विज्ञान में हमको उसका विस्तृत अध्ययन करना है। तो यही है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस प्रकार पहले व्याधि का विनिश्चय करने के पश्चात उसका विस्तृत अध्ययन करना रोग निदान एवं विकृति विज्ञान कहलाता है। इस चैप्टर में से ना ये जो पार्ट है इंट्रोडक्टरी, इसमें से हमको कोई भी SAQ LAQ नहीं आने वाला। तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है और इससे हमें MCQ में पार्ट आ सकता है। ये जो संस्कृत की टीकाएँ है, लेखक ये माधव निदान वगैरह, ये सब हमें MCQ में आ सकता है। PG पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है MCQ के हिसाब से, और उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है आने के, फिर भी एक बार पढ़ के देखो आयुर्वेद की विभिन्न संहिताओं में। लेकिन इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता फिर इस चैप्टर में से, पहले तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोग निदान क्या है। रोग निदान का परिचय दिया है, तो रोग निदान की परिभाषा एंड उसका उद्देश्य क्या है, रोग निदान परिभाषा एंड उद्देश्य, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो सिलेबस कॉपी है ना उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए वाले हैं। ब्लूप्रिंट एक बार निकाल के देखो, अगर आपको PDF चाहिए तो नेट पे भी मिल जाए, और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पैथोफिजियोलॉजी के रिलेटेड एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं पहले, लेखक इंदुकर का पुत्र माधव है, माधव निदान के। आयुर्वेद की बहुत सारी संहिता में रोग निदान का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन रोग निदान के लिए जो मुख्य ग्रंथ है वो है माधव निदान। और इसका संक्षिप्त में वर्णन यह दिया है कि लेखक माधव निदान के लेखक है इंदुकर का पुत्र माधव ने लिखी इसलिए माधव निदान। उनका काल कौन सा था, 7वीं शताब्दी। उनकी टीकाएँ दी है, कुछ संस्कृत की टीकाएँ हैं और हिंदी की टीकाएँ हैं। संस्कृत टीकाओं में सबसे पहले है मधुकोश। मधुकोश में थोड़ा सा याद रखने को देखो, अश्मरी तक विजय रक्षित लिखने हैं। विजय रक्षित जो है वो शिष्य है किसका, गुरु का। कौन से गुरु, श्री कंठदत्त गुरु का। और अश्मरी से आगे श्री कंठदत्त ने लिखा है 13वीं शताब्दी में। देन वैद्य मनोरमा, रामाकृष्ण। वैद्य मनोरमा ये टीका, संस्कृत टीका किसने लिखी है, रामाकृष्ण। इसको याद कैसे रखेंगे, मन में कौन बसते हैं, रामाकृष्ण। मन में है रामकृष्ण।
देन माधव निदान टिप्पणी भाव मिश्र ने 16वीं शताब्दी में लिखी। इसको याद कैसे रखेंगे? भाव भाव मिलने के लिए 16 गुण संपन्न हमको टिप्पणी चाहिए, भाव मिलने के लिए 16वीं टिप्पणी चाहिए ऐसा। देन सुबोधिनी, सुबोधिनी को किसने लिखी? वासुदेव। बोध कौन कराते हैं? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हमारे बोध कराते हैं, इसलिए सुबोधिनी। देन सिद्धांत चिंतामणि नरसिंह कविराज ने 17वीं शताब्दी में लिखा है। इधर क्या लिखा है? नर कवि को 17 प्रकार के चिंता होते हैं, यहाँ से हम ये याद रख सकते हैं, नर कवि को 17 प्रकार के चिंता हो सकते हैं। देन आतंक दर्पण में वाचस्पति 14वीं शताब्दी में लिखी है, यहाँ पर याद रख सकते। दर्पण, दर्पण में हम वाचस्पति को देखेंगे, ठीक है। देन हिंदी टीका, हिंदी टीका में है सबसे पहले विद्योत्तनी व्याख्या सुदर्शन शास्त्री ने लिखी है। देन विमला मधुधरा ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिखी है। मधु, मधु कौन है? ब्रह्मा, ऐसे। देन शारदा व्याख्या, इसमें शारदा, शारदा ही दोनों तरफ है, शारदा चरण से ने लिखी है। सर्वांग सुंदरी लालचंद वैद्य ने लिखी है। सर्वांग सुंदरी, सुंदरी यहाँ पर कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं? लाल, तो सुंदरी ये है लालचंद वैद्य। देन नेक्स्ट माधव निदान। माधव निदान का मुख्य अभिधेय विषय उपद्रव, अरिष्ट, निदान, व्याधि लक्षणों का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करना होता है। यहाँ पर दो चीज़ें आई है, देखो, विस्तार यानी कि डिटेल में, सूक्ष्म रूप मतलब शॉर्ट में, सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करना होता है। रोग निदान का विषय अत्यंत सूक्ष्म होने से इसे सर्वज्ञ वैद्य जान सकता है। रोग निदान का विषय बहुत सूक्ष्म है, उसको सर्वज्ञ वैद्य जान सकता है, लेकिन क्या अनेक शास्त्रों के ज्ञान से शून्य अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को आतंकों, रोगों, आतंकों का ज्ञान सुगमता से कराने के लिए, जो अल्प बुद्धि वाली है उनको इस रोगों, आतंकों के बारे में सुगमता से ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनके लिए ये रोग विनिश्चय ग्रंथ यानी कि माधव निदान हेल्प कर सकता है, सहायक होता है। देन रोग निदान एवं विकृति विज्ञान को आधुनिक मत के अनुसार मेडिकल डायग्नोसिस के सामंजस्य कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दिए, देखो। डिटर्मिनेशन कॉज एंड इफेक्ट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बाय हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वन और मोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। डायग्नोसिस इज often challenging because many signs and symptoms are non-specific. डायग्नोसिस कभी कभी ना हमको कॉज एंड इफ़ेक्ट, उसका हेतु क्या है, और कॉज मतलब क्या, उसका हेतु, किस वजह से वो डिसीज़ हुआ है, इफ़ेक्ट मतलब उसके हमें क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, क्या लक्षण है, क्या लिंग है, इन दोनों को देखना, ठीक है। देन ये हम कैसे पहचान सकते हैं, उस पेशेंट की हिस्ट्री लेके उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करनी पड़ती है। और ये जो डायग्नोसिस है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे साइंस एंड बहुत सारे सिम्टम्स। साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं? साइंस जो डॉक्टर देखते हैं और सिम्टम्स जो पेशेंट बताता है, और ये सब नॉन स्पेसिफिक लगने लगते हैं, क्योंकि जैसे कि स्किन में रेडनेस आ गया, तो ये बहुत सारे डिसीज़ का सिम्टम होता है। स्किन में रेडनेस आ गया तो ये बहुत सारे डिसीज़ का सिम्टम होता है, तो इसके वजह से एक पर्टिकुलर डिसीज़ यही है बोल के हमको डिफाइन करना और डायग्नोस करना डिसीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग लग सकता है। सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज ऑल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ डायग्नोसिस। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब यही वही डिसीज़ है, रेडनेस आ रहा है तो एक स्पेसिफिक डिसीज़ का नाम यही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सिर्फ रेडनेस को देख के नहीं, उसके आजू बाजू 2-4 सिम्टम्स देख के क्या स्पेसिफिक, उसको पहले हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के जाने के बाद हमको एक पर्टिकुलर डिसीज़ मिल सकता है। ऐसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक मेजर कंपोनेंट होता है। और देन डायग्नोसिस, एब्रीविएशन ऑफ डायग्नोसिस इज द DX। डायग्नोसिस को हम DX करके लिख सकते हैं। देन ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या, रोग निदान की परिभाषा एवं महत्व।
ये हमको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रोग निदान की परिभाषा एवं महत्व लिखिए। देन परिभाषा ये आपको याद ही रखनी है। क्या है? रोगानाम विशेषेण वातजत्वादि साध्य असाध्यत्वादि रूपेण निश्चयो ज्ञानम येन स रोग विनिश्चयो ग्रंथो। मधुकोश टीका के अंदर ये दिए है पंचनिदान अध्याय श्लोक 2-3 में है। इसमें क्या बोला है? माधव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ कहा गया है। मधुकोश टीका में रोग विनिश्चय को इस प्रकार बताया है। मधुकोश टीका जो है ना, इसमें का ये श्लोक है और इसमें रोग विनिश्चय यानी कि माधव निदान को रोग विनिश्चय ग्रंथ कहा गया है। तो उसको किस प्रकार बताया है? तो रोगानाम विशेषेण वातजत्वादि, मतलब रोगों के वातादि जो भेद है रोग, उनका ज्ञान करना। और दूसरा है कि रोगों का साध्य असाध्यता के दृष्टि से भी ज्ञान करना। रोगों का वातादि भेद से ध्यान करेंगे और उसका साध्य असाध्यता की दृष्टि से अगर हम ध्यान करेंगे तभी हम उसकी रोग को अच्छे से पहचान सकेंगे और बाद में उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। अगर रोग असाध्य होगा तो हम बिना मतलब उसकी चिकित्सा क्यों ही करने में जाएंगे। हमारे पेशेंट ओपीडी में अगर एक आधा पेशेंट मर जाए ना तो बहुत दिक्कत की बात होती है। इसकी वजह से हम ना असाध्य रोग है तो तुरंत उस पेशेंट को हम छोटे से ओपीडी में तो नहीं ट्रीट कर सकते। सो हम उसको दूसरे हॉस्पिटल में या फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते। इसलिए हमें पहले वो रोग साध्य है या असाध्य है, वो ठीक हो सकता हमारे यहाँ, नहीं हो सकता, ये हमें पहचानना आना चाहिए। और रोगा को वातादि भेद से ज्ञान करेंगे तभी पता चलेगा ना वो रोग कौन से दोष की वजह से, उस पर ट्रीटमेंट क्या करने चाहिए। सो इन दोनों का ज्ञान हमें इस ग्रंथ से मिलता है। इसके पर्याय क्या है? रोग निदान के रोग विनिश्चय, रोग निर्णय, डायग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। इस पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। रोग निदान की परिभाषा एवं महत्व लिखे। सो इसमें थोड़ा सा देखो। विकृति विज्ञान की परिभाषा तो क्या है? विकृति रुच्यते विकारः, इतने ही। आचार्य चरक ने विकृति शब्द से विकार ये अर्थ को ग्रहण किया है। देन ये भी है अरुण दत्त टीकाकार ने, ये भी आपको याद रखनी है। विकारो बुद्धि इंद्रिय मनः शरीरानाम विकृति अन्यायात्मम जनयति इति अर्थ। इसका अर्थ ये है कि आचार्य अरुण दत्त है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि, इंद्रिय, मन तथा शरीर का विकृति, मतलब वो उनका जो कार्य है वो स्पेसिफिक कार्य वो यथावत नहीं कार्य कर सकते तथा अनेक प्रकार के परिवर्तनों को दोष दुष्य समूर्छना व शरीर में उत्पन्न होने को ही विकार कहते हैं। मतलब क्या? देखो, हमने कोई उल्टा सीधा खाया, कुछ निदान सेवन किया। निदान सेवन से क्या हो सकता है? निदान सेवन किया हमने, निदान सेवन से हो सकता है दोष को प्रकोप, और अगर दोष का प्रकोप हो जाएगा तो दोष मिलेंगे दुष्य से, और ये दोष दुष्य समूर्छना जब होगी तब क्या होगा? विकार या फिर रोग। यही कहा है अरुण दत्त ने भी कि हमारे बॉडी में जब दोष दुष्य समूर्छना हो जाए तो व्याधि, विकार, रोग हो सकता है। अनेक प्रकार के परिवर्तन को दोष दुष्य समूर्छना व शरीर में उत्पन्न जब होते तभी उसको विकार कहते। देन विकृति रुच्यते विकारः, यही है आचार्य चरक वाली। देन चरक मीमांस्थान में और एक देखिए, तत्र विकारम हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेष लिंग तश्च परीक्षित। विकृति का ज्ञान करने के लिए हमें विकृति का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमें क्या देखना चाहिए? हेतु, दोष, दुष्य, प्रकृति, देश, काल, बल विशेष एवं लिंग विशेष की परीक्षा करना आवश्यक होता है। अतः इस प्रकार के विज्ञान को, जिसमें विकृति संबंधी संपूर्ण ज्ञान हो, उसको ही हम विकृति विज्ञान कहते हैं। ये है विकृति के बारे में। देन इसका महत्व क्या है? महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रोग निदान के आधारभूत घटकों की विकृत अवस्था का ज्ञान करके विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है। दोष की विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि प्रकोप, क्षय, विभिन्न भेदों की विकृत अवस्था का ज्ञान करना, आश्रयी भेदों को जानना। देन धातु उपधातु की विभिन्न अवस्थाएं, धातुओं का क्षय हुआ है, वृद्धि हुई है, प्रदोष विकार क्या है, विद्ध लक्षणों को जानना।
मल की विभिन्न अवस्था है जैसे कि क्षय, वृद्धि, प्रदोष, स्वीकार, इनको जानना। देन अग्निदृष्टि का सम्यक ज्ञान। देन दोषों की विभिन्न गतियों का ज्ञान करना, आवरण गति का ज्ञान करना, स्रोतोदृष्टि को ज्ञान करना, ये सब आधारभूत घटक जो है ना विकृतावस्था ज्ञान करते हैं विभिन्न रोगों का हमको पता चल सकता है। देखो रोग निदान में ना दो घटक होते हैं, एक होते हैं आधारभूत घटक और दूसरे होते हैं सूक्ष्म स्थूल घटक। आधारभूत घटक को ही हम कहते हैं सूक्ष्म घटक, सूक्ष्म घटक कहते हैं आधारभूत घटक। ये दोनों क्या होते हैं? आधारभूत घटक जो है माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी होती है, सूक्ष्म होते ना वो सूक्ष्म आधारभूत मतलब बेसिक एकदम, वो हम क्या माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए हम पैथोलॉजी के अंदर देख सकते हैं। देन इसके हमको क्यों देखना है, इसको क्यों देखना है? क्योंकि हमारे जो एकदम देखो एक अगर खांसी आ गई, खांसी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस अगर हमने ऐसा लगाया तो उसका जो रीज़न है छोटा सा वो क्या हो सकता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर, ये जो हम माइक्रोस्कोपी के नीचे देख सकते हैं, ये छोटा सा है सूक्ष्म, वो हम उसको हम बड़े आँखों से देख सकते हैं क्या? वो इतना बड़ा होता है क्या? नहीं, वो सूक्ष्म होता है, वो आधारभूत बेसिक घटक है उस व्याधि को कॉज करने के। जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं शूल हो रहा है, कहीं पे बॉडी पेन कर रही है, तो उसका मेन पेन का रीज़न मेन क्या होता है? वात की वजह से शूल आता है। तो शूल वात हमारी बॉडी में हमको आंखों से वात दिखता है क्या? यहाँ पे वात चल रहा है तो इसके वजह से हमको यहाँ पेन हो रहा है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं। शूल जो है ना वो स्थूल घटक है, शूल हमें महसूस हो रहा है, दिख रहा है कि हमें यहाँ पर पेन हो रहा है, लेकिन वो शूल हो रहा है। हम डॉक्टर को जाके ऐसे बता कि हमारे बॉडी में वात चल रहा है, इसको डॉक्टर को भी कुछ याद होगा, पता चलेगा? नहीं, हम बोलते हैं कि हमको पेन हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द ऐसा बोलते ना। तो वो जो दर्द है वो स्थूल घटक है और उसके पीछे का जो रीजन है, क्या रीज़न हो सकता है? कि वात का प्रकोप हुआ, तो वो है सूक्ष्म घटक। ठीक है। शरीर में दाह हो रहा है, हमारे आँखों में जलन हो रही है, कहीं पे जलन हो रही है, तो वो जलन जो है ना वो स्थूल घटक है और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? पित्त का प्रकोप, तो वो है आधारभूत घटक। ऐसे हम आधारभूत घटक और यहाँ पे दिया है आधारभूत घटक, आधारभूत घटक को भी हम देख सकते हैं और स्थूल घटक, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आधारभूत घटक से हमें क्या चलता है? उसके माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, वो माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी कैसा है, हमारी विकृति क्या हुई है, विकृति का स्पेसिफिक ज्ञान हो जाता और हम इस विकृति के ज्ञान के आधार से अनुमान एंड युक्ति प्रमाण का यूज़ करके हम पता लगा सकते कि इस वजह से व्याधि हो रही है ऐसे। देन स्थूल घटक में क्या होता है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी जो बोलते हैं हम, क्लिनिक में अगर पेशेंट आ गया तो वो जो साइन सिम्टम्स बताता है, रोग का ज्ञान होता हमें उस वजह से, और वो प्रत्यक्ष के ज्ञान पे आधारित है। प्रत्यक्ष हमको जो दिखता उसके आधार पे है ये स्थूल घटक। ठीक है, स्थूल घटक। देन व्याधि, और ये जो हमने इधर के ये सब बताए ना, ये सब जो है वो सूक्ष्म घटक है। आधारभूत घटक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है आधारभूत घटक, उसके बारे में। देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्याधि की चिकित्सा करने में व्याधि के लक्षणों को जानने से अधिक व्याधि के आधारभूत घटकों को जानना आवश्यक होता है। ये देखो यहाँ पर ही बताया है कि व्याधि के लक्षणों को जानने से अधिक, व्याधि के लक्षण हमें जो दिखाई दे रहे हैं, व्याधि के लक्षण की परीक्षा मतलब उसके साइन सिम्टम्स, उसका व्याधि का नामकरण करना, ये सब व्याधि के जो है ना उससे ये मतलब ये सब क्या है? व्याधि के लक्षण वगैरह ये सब स्थूल घटक है। उस स्थूल घटक जानने से अधिक हमको क्या इम्पोर्टेंट है या क्या आवश्यक है? व्याधि के आधारभूत घटक मतलब उसके सूक्ष्म घटक, किस रीज़न से, उसकी जड़ क्या है रोग की, ये जानना आवश्यक है। अतः आधारभूत घटकों दोष, धातु, मल आदि को जाने बिना रोग का ज्ञान करना संभव ही नहीं है। मतलब आधारभूत घटक किस वजह से, कौन से दोष में बिगाड़ आ गया है, धातु में या मल इसमें बिगाड़ आ गए, ये सब जाने बिना रोग का ज्ञान करना संभव ही नहीं है। आयुर्वेद ने क्या किया है? जो लाक्षणिक चिकित्सा है, लाक्षणिक चिकित्सा मतलब लक्षणों के आधार पर जो चिकित्सा होती है ना, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है।
क्योंकि आधारभूत घटक जो है दोष धातु मल, जिस जड़ रोग का जड़ क्या है उसको किसमें बिगाड़ा गया है, इसको ज़्यादा महत्व दिया है। और इसके बिना व्याधि का निदान जो है, ज्ञान करना, रोग का ज्ञान करना, ये संभव ही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट, रोग व रोगी परीक्षा को रोग निदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। और इन सब में भी रोग एंड रोगी परीक्षा, अगर हमारे ओपीडी में एखादा पेशेंट आ गया तो हम बिना एग्जामिन किए, सिर्फ उसने जो कुछ बताया, फिर हमने को उसको एग्जामिन भी नहीं किया ठीक से, उस पे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए, डायरेक्टली गोलियां लिख दी और पेशेंट को भेज दिया, तो ऐसे व्याधि ठीक हो सकता है कि एक आधा पॉइंट जो हो रहा होगा जो पेशेंट ने भी नहीं नोटिस किया होगा, हमारे क्वेश्चन से जा सकता है, लेकिन और फिर एक आधे एग्जामिन में हमको मिल सकता है और रोग का अच्छे से ज्ञान हो सकता है कि यही रोग है, इसके ऐसा करके हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने वैसा किया ही नहीं। रोग व रोगी परीक्षा का हमने अच्छे से की ही नहीं, तो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर गया है रोग व रोगी परीक्षा को रोग निदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। इसके द्वारा ही रोग का निश्चयात्मक रूप से हम ज्ञान कर सकते हैं। निश्चयात्मक रूप से मतलब स्पेसिफिकली बता सकते कि यही रोग है। देन आचार्य चरक ने त्रिसूत्र ज्ञान को बताया है, जिसमें हेतु, लिंग, निदान, पंचक के अंश होते हैं। त्रिसूत्र ज्ञान आचार्य चरक ने क्या बताया है त्रिसूत्र ज्ञान में? हेतु, लिंग, औषध। हेतु, लिंग, औषध ये तीन होते हैं, लेकिन हेतु व लिंग उसमें से दो पार्ट है जो कि निदान पंचक में भी है। मतलब त्रिसूत्र का 2/3 पार्ट क्या है? निदान पंचक का ही पार्ट है। अतः निदान पंचक त्रिसूत्र ज्ञान में 2/3 भाग के रूप में प्रधानता रखता है। इसका मतलब ये है कि त्रिसूत्र ज्ञान में 2/3 पार्ट निदान पंचक का ही है। कितना इम्पोर्टेंट है निदान पंचक, ये बता रहे हैं। रोग निदान के कारण ही चिकित्सा का महत्व होता है। रोग निदान है तो चिकित्सा है। हम रोग ही निदान नहीं कर पाएंगे तो चिकित्सा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि औषध व उनका उपयोग का ज्ञान सभी को होता है। एक आधा मेडिकल स्टोर वाले को बता दो कि पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द की जो गोली है ना वो दे देगा, लेकिन हमें पेट दर्द क्यों है, उसकी वजह क्या है, स्पेसिफिकली हमने देखा है। जो पेट होता है उसके क्वाड्रेंट्स हमने निकाले, उस कौन से स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है, किस वजह से दर्द हो रहा है, डायरेक्ट पेन किलर दे दी या फिर पेट दर्द की छोटी मोटी दवा, अगर एसिडिटी की वजह से हो रहा होगा या फिर कुछ और रीज़न, वो रीज़न पता करने के लिए हमको अच्छे से उस पेशेंट को डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसका रीज़न देखना पड़ेगा, तभी हम उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। यानी कि छोटे से एक आधी गोली से मेडिकल वाले से हमने लेके पेट दर्द थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है, लेकिन उसका जो अच्छे से ट्रीटमेंट, वो रीज़न स्पेसिफिक वो नहीं हो सकता, परंतु उनका सही स्थिति में प्रयोग करना, रोग विनिश्चय। कभी कभी ऐसे जो दवाइयाँ लेते ना मेडिकल स्टोर वाले से, वो कभी कभी ठीक करती, लेकिन अगर उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको पूरे एंटीबॉडी एंड उसके पूरा नॉलेज नहीं होता। ठीक है। देन रोग निदान के कारण ही चिकित्सा का महत्व होता है, क्योंकि औषध व उनका उपयोग ज्ञान सभी को होता है, परंतु उनका सही स्थिति में प्रयोग करने के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। रोग विनिश्चय द्वारा ही हो सकता है। हम रोग विनिश्चय पहले करेंगे, तब उसके बाद उसको औषधियाँ दे देंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, उसमें से चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है कि रोग निदान की परिभाषा एवं महत्व आ गया, तो आपको इतना लिख के आना है। देन सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि पैथोलॉजी के बारे में लिखो। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस तो वो यहाँ पे दिया है कि इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी एंड इट्स सब डिवीजन, ये भी एक क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, पैथोलॉजी यहाँ पर क्या है? पैथोज एंड लोगोस। पैथोज मीन्स पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगा। लोगोस मीन्स स्टडी, इनकी स्टडी करना। पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी in diseases. In other words, pathology consists of the abnormalities in normal anatomy and normal physiology owing to diseases. मतलब पैथोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिसीजेज। हमारे बॉडी में अगर कोई डिसीज़ हो गया तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई चेंजेस आते क्या,
ये देखना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पैथोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज़, नॉर्मल एनाटॉमी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है क्या, उसका ही स्टडी पैथोलॉजी होता है। और पैथोलॉजी की जो स्टडी करते हैं ना उनको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट इन पेशेंट मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फाइनल डायग्नोसिस डिसीज़ का करने में हमें हेल्प करते हैं, पेशेंट मैनेजमेंट करने में। देन पैथोलॉजिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ मॉलिकुलर, माइक्रोबायोलॉजिक एंड इम्यूनोलॉजिक टेक्निक्स to understand the biochemical, structural and functional changes that occur in cells, tissues and organs। ये सब जो बात है ना यहाँ की, ये सब आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो पैथोलॉजी के क्लासिफिकेशन दिया है कि जनरल पैथोलॉजी क्या होती है और सिस्टेमिक पैथोलॉजी क्या होती है। जनरल पैथोलॉजी में फंडामेंटल सेलुलर एंड टिश्यू रिस्पॉन्सेज पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, इनका हमें स्टडी करना है। सिस्टेमिक में क्या होता है कि रोग अवस्था में विशेष स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, सिस्टेमिक बोला है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में जो परिवर्तन होते हैं उनकी स्टडी करना होता है। दूसरे सब डिविजन्स बोले तो मॉर्फोलॉजिकल एंड नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस है। पैथोलॉजी के 3 मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस होते हैं, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी। साइटो में आता है सर्जिकल पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी में आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी एंड हिमेटोलॉजी में आता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी का वर्क। पैथोलॉजी के नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस होते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर पैथोलॉजी। ठीक है, इस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हमने रिवाइज कर लिया है। देन आगे का सेकंड चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।